नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि लोहारी जाटोसोई रोड स्थित एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान राजवीर के रूप में हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि 6 मई से लापता था और परिजनों ने 2 लोगों पर रिश्ता करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने और हत्या का शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल बवानी खेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुनीता नाम है जी, क्या मामला था जी? क्या घटना हुई? वही एक्सपायर है जी। क्या नाम था उनका? राजवीर नाम था जी। कितने दिन से लापता थे? 6 दिन हो गए जी। तो क्या कुछ अभी क्या आशंका है? कोई शक वगैरह है किसी किसी तरह का? शक वगैरह तो जी वो महिला है मंजू नाम की, रोहतास का घर वाली, उसके साथ में रहा करता है। एक पवन है, पवन के भी साथ में रहा करता है। हाँ, तो कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी क्या? ना कोई रंजिश वगैरह नहीं थी जी। पैसे का लालच। तो कहाँ डेड बॉडी मिली है? कैसी सूचना मिली है आपको? क्या पूरा पता लगा? आपको किसने बताया कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी की? कौन? हमारे घर तो मैं मर रहा था जी, सरपंच के पास का फोन आया था। कैसे पता लगा फिर आपके परिवार से हैं? क्या कहाँ डेड बॉडी मिली है? वही मिली हमने तो जब बेरा पटा है। कहेंगे क्या घटना है? सर, मेरा नाम कुलदीप है और बलियाड़ी गांव से हूँ जी। तो अभी जो हम सिविल हॉस्पिटल में आए हैं उसका ये है मकसद कि जी सुबह हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है कि राजवीर सनोप रमेश जी, उसकी ये डेड बॉडी है। लेकिन हमने जब डेड बॉडी देखी ना तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन परसों भी ये ग्रुप में रोटेट हो रहा है, परसों से सोशल मीडिया पे रोटेट हो रहा है और हमने भी जैसे आइडेंटिफाई नहीं किया, किसी को पहचान में नहीं आई। इनके जो मेन घर वाले, जैसे मेरे ताऊ का लड़का था, ताई तो जैसे चलाती नहीं, वो एक पहले भाई एक्सपायर हो गया था, फिर ये भाई था, ये अपना दिहाड़ी मजदूरी करके पेट गुजारा कर रहा था। अब जो है आज उनको पता लगे कि ऐसे ऐसे है, अब यहाँ पे आए हैं, सौ की हमने शिनाख्त कर ली है। हमारे जो है ताऊ का लड़का राजवीर सनोप रमेश, घर वालों का इल्जाम है कि हमारा लड़का 3-4 साल से एक लुगाई और एक आदमी के संपर्क में था। अंजू सनोप, मंजू वाइफ ऑफ रोहतास है कि क्या नाम है, रोहतास बवानी खेड़ा के रहने वाले हैं। सुई गांव की शायद वो लड़की बता रहे हैं। वो जो है शादी वगैरह का काम बिचौला का जिसको हम बोलते हैं वो काम करती है। एक जो लड़का है पवन करके जो आदमी है वो भी ये काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले उसने 1 लाख रुपए तो हमारे जो अंकल लगते हैं पड़ोस में, गांव में ज़मीन है, उनका घर है, घर के कागज गहने रखे 1 लाख रुपए उसको दिए थे। उसने बोला था कि भाई मैं आपकी 2-4 महीने में शादी करवा दूंगा। घर वालों का इल्ज़ाम ये है, बटे वो हमारे जीजा जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मैंने उसको दिए थे, 2 लाख रुपए इकट्ठे करके राजवीर ने उसको दिए थे। लेकिन वो साजी का दसा देता रहा। फिर क्या एक बीच में मामला आया, मंगलवार को शाम को इनके घर फाइनेंस वाले आते हैं जी। एक बाइक थी, वो राजवीर ने उसको दे रखी थी। वो भी बाइक ले तो राजवीर ने अपने डॉक्यूमेंट पे लेती थी, लेकिन चलाता था वो। कुछ दिन पहले ही राजवीर वो बाइक लिया है, उसने कहा भाई मैं किस्त भर दूंगा। तो वहाँ से भी वो मेंटली टॉर्चर उसको कर रखा था। और मैं तो ये कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि ये जो ऐसे बिचौले हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। घर वालों का डायरेक्ट इल्ज़ाम है वो हमारी लेडीज हमारे घर 2-2, 3-3 दिन रुक के जाती थी। ये जो ताई है ये बेचारी भोली है, इनके घर में हमारी जो ताऊ की लड़की है वो रहती है, उसका भी घर वाला एक्सपायर हुआ है, वो भी भोली है। इनको जी कुछ नहीं पता। गांव में रहते हैं और 2 कमरे हैं बेचारों के, तो बहुत गरीब है। उस गरीबी का और जो है मजबूरी का फ़ायदा उठा गई उन्होंने, जानबूझ के ये काम किया है। ये घर वालों का। तो अभी पुलिस प्रशासन से या प्रशासन से पुलिस प्रशासन से हम SHO साहब से मिले थे। SHO साहब का ये कहना है कि भाई जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ हैं। शव मिला था सर, क्या सूचना मिली थी? क्या मामला? दिनांक 9/5/26 को सूचना मिली थी कि एक जाटुलवारी से सुई रोड पे कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति ऐसा हुआ मिला था, जिसको निकालकर यहाँ शिनाख्त न होने पर शिनाख्त हेतु नागरिक अस्पताल
भिवानी के सौगरे में रखवाया गया था और जिसकी आज गांव बलियाली के लोगों ने, मोजीजन ने और वारसान ने आकर पहचान की है, जो अज्ञात शव की पहचान राजवीर सनोप रमेश वासी बलियाली के रूप में हुई है, जिसके पोस्टमार्टम करवा के नियमानुसार कार्रवाई में लाई जा रही है। भिवानी में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना भवानी खेड़ा भिवानी बाईपास के बीच रेलवे ट्रैक की है, जहां रेलवे पुलिस को एक शव बरामद किया गया है। मृतक की गर्दन कटी हुई थी और उसके साथ ही उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है और फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान कर रही है और हादसे के कारण की जांच कर रही है। ये सर ना सुबह बुआनीखेड़ा स्टेशन मास्टर ने बजे टेलीफोन सूचना दी थी कि 54-782 रेलगाड़ी से एक बंदा रन ओवर हो गया सर। इस सूचना पे हम मौका घटनास्थल किलोमीटर नंबर 96 के 12-13 बाईपास भिवानी और बुआनीखेड़ा के मध्य पहुंचे सर, जहाँ पे एक डेड बॉडी यानी कि गर्दन से कट के, गर्दन बिल्कुल अलग थी, जो लाइनों पे बीच पड़ी हुई थी सर। क्या लग रहा है, सुसाइड लग रहा है या ट्रेन की? वो हमें रेलवे के मेमो से हमने ड्राइवर और गार्ड से कांटेक्ट करा, जिन्होंने बताया कि अचानक बंदा गाड़ी के सामने आ गया सर। ऐसे में कोई शिनाख्त हो पाई है? अब तक तो शिनाख्त नहीं हो पाई है सर। हमने आसपास के जो भी सरपंच वगैरह थे उनसे कांटेक्ट करा, उनके व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह शेयर किए हैं सर, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है सर। और मृतक के पास कोई आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी? कुछ भी नहीं उनके पास। उन्होंने ना मतलब हैंड पे वोत बांध रखी थी उनकी, जमा तलाशी से कोई भी चीज बरामद नहीं हुई सर। किस तरह के कपड़े पहने थे? लगभग कितनी उम्र लग पा रही है के पास? उन्होंने गले में व्हाइट कलर की शर्ट डाल रखी थी, नीचे सैंडो व्हाइट बनियान थी सर। कमर में उन्होंने फॉर्मल पैंट डाल रखी थी, जो यानी कि ब्राउन ये स्लेटी कलर की थी लाइनिंग की सर। पैरों में उनके पास कुछ भी नहीं था, चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं थी, और उम्र करीबन उनकी 45-40 साल है सर। तो किस जगह पे ये हादसा हुआ है और किलोमीटर नंबर 96 का 12-13 के मध्य हुआ है सर। किस जगह पे हुआ? भिवानी बाईपास और बुआनीखेड़ा के मध्य सर। तो ऐसे में आम यानी कि सर शव को तो 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी तक तो शिनाख्त नहीं हुई है। डेड बॉडी का कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सर। किसी को सूचना मिलती है तो कैसे कॉन्टेक्ट कर? वो चौकी जीआरपी भिवानी में संपर्क करें, रेलवे स्टेशन भिवानी पे। यमुनानगर में सफाई कर्मचारी और फायर कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी 1 मई से धरने पर बैठे हैं, जबकि फायर कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। आठ अप्रैल से 34 दिन हो गया फायर का कर्मचारी हड़ताल पे है और 1 मई से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है। इस कर्मचारी विरोधी जो सरकार है ये, इन्होंने बिल्कुल भी हमारे फायर के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की बात करने की कोशिश नहीं की है। हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? हम सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं
कि जो 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया है और 16 अप्रैल 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे ये बात बोली है कि जो पक्का काम है स्थायी प्रवृत्ति का, जो कर्मचारी उस स्थायी प्रवृत्ति के काम में 10 साल से काम कर रहा है, सरकार उसको पॉलिसी बना करके पक्का करे। अगर वो बिना वैकेंट पोस्ट के भी काम कर रहा है, सरकार वैकेंट उसकी जो है पद बना करके उस कर्मचारी को पक्का करे। और ये जो लास्ट डेट थी ये 28 फरवरी थी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने भी कोर्ट की अवमानना की है और अभी तक भी एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से 2 शब्द नहीं निकाले कि हम इस कोर्ट का जो फैसला है हम उसको कैसे लागू कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सफाई कर्मचारियों का पूरा रोष है, फायर के कर्मचारियों का पूरा रोष है। आप ये देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई आज खड़े हैं जो ये बात कहते थे कि सफाई कर्मचारी क्या काम करते हैं, आज आप सड़कों पर के जाकर के देखिए, टनों के हिसाब से, हजारों टनों के हिसाब से कूड़ा करकट जमा हो चुका है। लेकिन ये सरकार पहले तो आग से नुकसान किया जनता का, अब ये बीमारियों से जनता का जो है नुकसान करेगी। हम सरकार से आपके माध्यम से बार बार ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपने हठधर्मिता जो आपने ओढ़ रखी है, इसको हठधर्मिता को छोड़ करके जो हमारे सफाई कर्मचारियों की जो मांग डिमांड है, चाहे वो पक्का करने की बात है, जो पक्की भर्ती की बात है और उनकी मांग डिमांड है, उनको मानने। और जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं जिनका पिछले 7 साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया और जो फरीदाबाद के 2 हमारे मृतक साथी हैं, उनको पुलिस की तर्ज पर उनकी मदद करे, नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सर, मेयर मैडम से मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन देने के लिए थे, क्या ज्ञापन? मैडम जी को सूचना भेजी थी जी पहले, मैडम का फर्ज बनता था आकर के हमारी बात सुनते, लेकिन वो अब हमें पता नहीं है वो घर पे कहाँ है, कहाँ नहीं, घर पे ही है या कहीं पर चली गई हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता वो आकर के हमारे से बात करे? हम ही ने तो उनको चुन करके भेजा है जनप्रतिनिधि के तौर पे। मेयर की जिम्मेदारी भी एक छोटे विधायक के तौर पर होती है। मेयर मैडम की ड्यूटी ये बनती थी कि वो आकर के हमारे साथ बात करते, हमारे को पूछते। आप ये देखिए कि नगर पालिका का चाहे हड़ताल हो चाहे फायर का, आज विपक्ष के तमाम एमएलए एमपी तक जो आकर के और अन्य जन संगठन आकर के हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। ये 2 बात आकर के दुख सुख की कर नहीं सकते थे आप? मतलब जो अभी जो मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, शास्त्री कॉलोनी के अंदर मोबाइल शॉप में आग लगी थी, वहां पर एक लड़की बेचारी 27 साल की, उसकी डेथ होगी। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था वहां पर हमीदा में उसके घर में जाकर? आगे क्या रणनीति आपकी? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, आज हम मेयर मैडम के घर आए हैं, आने वाले समय में हम जितने भी बीजेपी के एमएलए मंत्री हैं हम उनके घरों पर जाएंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार हमारे ऊपर लाठियां चलवा दे, हमारे को जेल में डलवा दे, मुकदमे दर्ज करवा दे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कर्मचारियों में पूरा जोश है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी में आत्महत्या का एक और मामला सामने है। दरअसल हॉस्टल नंबर 4 की मेस में काम करने वाले एक करीब 30 वर्षीय कर्मचारी कौशल ने पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला था और पिछले 1 साल से डेली वेजेस पर काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार है जी। क्या ये आपके पास काम करते थे? हाँ जी, ये मेरे पास साथ काम करता था, हेल्पर की आटा लगाता था। तो परसों शाम को ये नहीं आया। इसने कहा कि मैं किसी को पैसे देने जा रहा हूँ तो मैं सुबह आऊँगा। जब ये सुबह नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया, तब इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कल ये पूरे दिन ड्यूटी पे नहीं आया। इसका जीजा आया, मेरे से पूछने लग गया कि कौशल आया? मैंने कहा यहाँ तो नहीं आया। वो कल से मैंने कहा मतलब 6-7 बजे से गायब है। तो उसके बाद पता चला कि वो दारू पी रहा ठेके पे। तो वहाँ उसके जीजा लेने गए। उसके बाद जब आज सुबह मैं 5:45 बजे हॉस्टल के लिए आया, तब मैंने सड़क पर से देखा कि इसने फांसी लगा रखी। तब मैंने फौजी को बोला कि फौजी साहब, आप ये बंदा फांसी लगा रखा है, आप लोग नहीं घूम रहे हो, ड्यूटी दे रहे हो, आगे इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो? तब वो फौजी अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म किया
मैंने अपने वार्डन, जो बड़ा वार्डन है भानु प्रताप जी, उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद मैंने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। तो कहाँ ड्यूटी थी, कौन सा हॉस्टल है? हॉस्टल नंबर 4 है जी। तो क्या काम करते हैं आप? ये जी आटा लगाता था, हेल्परी का काम करता था। किस तरह का नेचर है और इनका? ये शराबी है, दारू दूर ज़्यादा पीते हैं। मतलब कभी ड्यूटी पे आते थे, कभी नहीं आते थे। जब मर्जी, मतलब जब नशे में नहीं होते थे तब आते थे, और नशे में होते थे तो या नहीं आते थे ड्यूटी। कितने समय से काम कर रहे हैं? यहाँ करीब 1 साल से कर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं, परिवार वाले, कि भाई किसी इनकी लड़ाई भी हुई थी, तो क्या मामला है? देखो जी, किसी के साथ दारू पी के या कुछ आपस में बहस हुई हो पीते समय, तो उसको मेरा पता नहीं है। मगर मेरे किचन के अंदर जिस समय मैं ड्यूटी पे था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है गिरीश कुमार, हेड कुक, हॉस्टल नंबर 4। है मेरा भाई कौशल था, वो यहाँ जॉब करता था। 5 बजे सुबह उठ के आया, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता नहीं, और उतने में ही पेड़ पे लटका मिला सर। तो इसका अच्छे से अच्छे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी सर, छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 1.5 साल का बच्चा है सर। ये नहीं बड़े लोग घूस दे दे के इसको रफा दफा कर दे सर। अब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, उन्हें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे। हाँ कह रहे हैं कैमरा लगे, पता कैमरा, वो कह रहे कि हम देख लिया कैमरा। ऐसे सबके सामने खोले, ऐसे कैमरा कैसे खुद देख लिया उन्होंने अकेले। तो क्या किसी से कोई इससे पहले कोई लड़ाई लड़ाई किसी से नहीं थी। यहाँ वो 2-3 लड़के थे, उनसे थोड़ा खाने पीने में दिक्कत हुई थी, तो वो लड़ाई हुई। तो 1-2 बाइक लेके मारने आए थे 1-2 दिन पहले। उसके बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ सर, मुझे पता नहीं। तो आपने इसके बारे में फिर कोई कंप्लेंट करी? कंप्लेंट आई तो है पुलिस सर। अब हम लोग कंप्लेंट की कि अपना घर देख के, अपने भाई देख के, पहले बताओ सर। सरकार किस लिए बनी? क्या नाम है आपका? इसके अच्छे से अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, नहीं बोला जा रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में यमुनानगर के जगाधरी स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इस दौरान मंत्री के 84% लिफ्टिंग और पेमेंट का दावा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। बताया जा रहा है कि वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी के आरोप सही है तो कांग्रेस को अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा देना चाहिए। अमृत महोत्सव था पूरे देश में, और आज माननीय मोदी जी वहीं से, गुजरात से, जो हमारा मंदिर है ना, वहीं पर हैं सोमनाथ जी के मंदिर में। वहाँ से उनका अब भाषण भी आएगा, उसी को सुनने के लिए यहाँ बैठे थे। और पूरे ज़िले के अंदर आज हमने इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। और मैं समझता हूँ भी हमारे देश के संतों ने, पीरों ने, ऋषियों ने घूम घूम के हिंदुस्तान के चारों कोनों में मंदिरों का निर्माण किया, और इससे देश की एकता और यूनिटी बनी रहे, इसका ये प्रतीक है। और मैं समझता हूँ भी हमारे देश के अंदर जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने 6 टन सोना लुटा सोमनाथ मंदिर जी, लेकिन हमारे देश के राजाओं ने, बहुत सारे राजाओं ने, भक्तों ने, आस्था रखने वाले लोगों ने फिर उनका निर्माण कर दिया। तो इसलिए दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अपनी जो संस्कृति थी वो खत्म हो गई, और उनके वहाँ अब दूसरी सभ्यता संस्कृति का निर्माण हो गया। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश था
है, इसके अंदर आक्रमणकारी भी आए और हमारे विश्वविद्यालय भी नष्ट करे, मंदिर भी नष्ट करे, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे संतों ने, पीरों ने, राजाओं ने समय समय पे उनका फिर दोबारा से निर्माण किया। और आज भारत इसलिए दुनिया के अंदर विश्व गुरु का दर्जा हासिल करने के लिए अग्रिम है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश आस्था रखने वाले लोगों का देश है और लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने संतों के, फकीरों के, जितने भी हैं संत महात्मा, उनके जन्म दिवस मनाने शुरू करे, जयंतियाँ मनाने शुरू करी। और जयंतियाँ कई बार विपक्ष के लोग भी इतराज करते हैं, कहते हैं जितना पैसा खर्चते हैं इतने तो कई स्कूल और दूसरे काम हो सकते हैं, लेकिन देश तो संविधान से चलता है, लेकिन समाज जो है वो संतों फकीरों की वाणी से चलता है। जैसे रविदास महाराज जी ने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा, यानी कि अंतकरण जब शुद्ध हो जाता है तो उसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ जाता है, उससे फिर आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और ये चीज़ें होनी हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्राचीन काल से है, इसलिए भारतवर्ष बहुत समृद्ध देश था, पहले भी आगे फिर बनेगा। और इन्हीं चीज़ों के कारण भारतवर्ष आज दुनिया में जाना जाता है। यही प्रोग्राम हमारी सरकार भी कर रही है। देश के लिए उद्देश्य क्या है, ये तो विपक्ष की भाषा है। आप भी जानते हो दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यूक्रेन का रशिया के साथ, ईरान का अमेरिका के साथ, और उनके जो सपोर्टेड देश हैं वो भी प्रभावित हैं। वहाँ जहाँ से वो कोई उत्पादन होता था इन चीज़ों का। नगर निगमों के चुनाव में देखिए बहुत अच्छा माहौल है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा मेयर जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा और हमारे सारे पार्षद नहीं। स्ट्रॉन्ग रूम में अगर लाइट ऑफ होगी या लाइट भागती होगी इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कुछ भी। ये तो वैसे ही बहाना है कुछ ना कुछ किसी न किसी बात का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेटियां रख दी तो उसके बाद क्या फर्क पड़ रहा है? लाइट आने से या नहीं आने से क्या फर्क पड़ रहा है? अंदर ही बैठे देगा कांग्रेस वाले। यही है कि नहीं, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में बैठना चाहते हो फिर तो बात दूसरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम में लाइट है या नहीं ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना दिया कि एक तरफा जीत होगी। 3 जो हमारे नगर निगम है, तीनों के तीनों में मेयर हमारा जीत के आएगा और मैक्सिमम पार्षद हमारे जीत के आएगा। तो पंचकुला के लिए क्या विशेष कितनी मार्जिन मानते हैं? बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छे मार्जिन। यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, बरामद किया गया है और इसके साथ ही अफीम की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि बरेली से अंबाला नशे के खेप लेकर जा रहा था और पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये पता लगाया जा रहा है कि झूठी है कि खेप किसके कहने पर लाई जा रही थी और आगे किसे सप्लाई की जानी थी। ये कल हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम को मुखबिर मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि नशीला पदार्थ हो सकता है उसके पास, तो हमने अपनी वहाँ टीम भेजी तो उसको काबू किया। तो उसकी तलाशी ली गई तो उससे हमें 1 किलो अफीम बरामद हुई। तो उसके बाद उसको हमने अरेस्ट किया है इसमें। तो ये रामादार नाम का व्यक्ति है जो कि बरेली का रहने वाला है। ये टाइलें लगाने का काम करता है। तो ये किसी के कहने में आ गया, बहकावे में आ गया, लालच में आ गया, इसने वहाँ से लेके अम्बाला जाना था। तो अभी तक हमारे पास तफ्तीश के दौरान यही बात सामने आई है। अब इसका आज हम कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। उसके बाद आगे जो इसका मेन लेने वाला है या जिसके पास जाने की उन सबको उसमें आगे मोल दिया जाएगा। इसकी लगभग 3 लाख रुपये। अभी तक तो जो इसने बताया फर्स्ट टाइम ही इस काम में आया है। बाकी इसके रिगार्डिंग बरेली जाके हम इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, इस पे क्या क्या है इसका। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।